हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास? ऑप्शंस हैं प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, पवन कल्याण या फिर एच.डी. कुमारस्वामी। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the World Sickle Cell Awareness Day celebrated? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जून 19। आपको जानना चाहिए हर साल 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है ताकि सिकल सेल डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस लोगों में तक पहुँचाई जा सके। आपको जानना चाहिए इस डे का 2024 में थीम रहेगा होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। आपको जानना चाहिए सिकल सेल एनीमिया ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और जिसे सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। एक्चुअली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी पार्ट्स में ले जाने का कार्य करती है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेप को अफेक्ट करता है सिकल सेल एनीमिया। जनरली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं राउंड होती हैं या फिर फ्लेक्सिबल होती हैं ताकि ईजिली मूव कर सकें हमारी ब्लड वेसल्स से। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होती है, कुछ रेड ब्लड सेल्स जो है वो सिकल जैसी हो जाती है या फिर क्रेसेंट मून्स जैसी हो जाती है, जैसे अर्धचंद्र हम देखते हैं ना, आधा चांद, ठीक है, उस तरह का हो जाती है। तो उससे क्या होता है, काफ़ी रिजिड बन जाती है, स्टिकी बन जाती हैं और स्लो हो जाती हैं और ब्लड जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर देती हैं। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट भी ऑब्जर्व किया जाता है। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, राजीव रंजन सिंह। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह भी कहते हैं, इन्होंने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का कार्यभार संभाला है और 18th लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड की ओर से मुंगेर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पंचायती राज एंड फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जॉर्ज कुरियन, इन्होंने भी अपना पोर्टफोलियो हाल ही में संभाला है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज साउथ अफ्रीकाज प्रेसिडेंट फॉर अ सेकेंड टर्म? दूसरे कार्यकाल के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, साइरिल रामाफोसा। आपको जानना चाहिए कि साइरिल रामाफोसा ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट री इलेक्ट किए गए हैं दूसरी बार और इनकी जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई थी, लेकिन लास्ट मिनट डील जो इन्होंने अपने ओपोनेंट्स के साथ की उसके कारण ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। रामाफोसा की पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 1994 में पावर में आई थी और पहली बार इसने लास्ट मंथ जो है मेजोरिटी अपनी लॉस कर दी थी, लेकिन उन्होंने जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं डेमोक्रेटिक अलायंस उनके साथ डील की और फिर से अपनी सरकार बना पाए। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है और 3 कैपिटल्स हैं यहाँ की। प्रिटोरिया ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लूमफोंटेन ये जुडिशियल कैपिटल है। वेयर इज़ द प्रेरणा स्थल लोकेटेड? प्रेरणा स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। आपको जानना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़, इन्होंने प्रेरणा स्थल को इनोग्रेट किया है पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में। जो ये प्रेरणा स्थल है यहाँ पर 15 जो इंडिया के एमिनेंट लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके स्टैचूज स्थित है। एक्चुअली पहले क्या था कि संसद का जो पुराना भवन था वहाँ पर अलग अलग जगह पर स्टैचूज थे, तो अभी ने एक ही जगह पर प्रेरणा स्थल पर सबको इंस्टॉल कर दिया गया है। ऑलराउंडर डेविड विसे announced his retirement from international cricket. Which country did he represent? हरफनमौला खिलाड़ी डेविड विसे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नामीबिया। आपको जानना चाहिए नामीबिया के ऑलराउंडर डेविड विसे
ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और इनका जो T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज मैच रहा फाइनल वो इंग्लैंड के खिलाफ रहा है। इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अगर कोई क्रिकेट संबंधित न्यूज़ ऐसी हो, नामीबिया, नेपाल, ओमान से संबंधित, तो आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ से पूछा जाएगा। क्रिकेट की दो और न्यूज़ देखेंगे। पहली न्यूज़ ये है कि एडम जंपा ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन बन गए हैं जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं T20s में, और ये अचीवमेंट इन्होंने नामीबिया के खिलाफ मैच में प्राप्त की। वहीं न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं लॉकी फर्ग्यूसन, तो इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये T20 वर्ल्ड कप मैचेस में पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 4 ओवर मेडन डाले हैं और साथ में 3 विकेट भी लिए हैं। तो जो 4 इनके कॉन्जिक्यूटिव ओवर्स थे मेडन रहे, एक भी रन नहीं दिया इन्होंने। और ये मैच खेला गया पपुआ न्यू गिनी के अगेंस्ट त्रिनिडाद में। What is the new threshold for bulk fixed deposits as per the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार थोक सावधि जमा के लिए नई सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 3 करोड़ रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो थ्रेशोल्ड है बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए उसको 3 करोड़ रुपए कर दिया है, पहले 2 करोड़ था। यानी कि अब जो बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट है बल्क FD, तो उसमें कितने रुपए की सीमा रहेगी? 3 करोड़ रुपए अगर होंगे तो वो बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट में गिना जाएगा। 3 करोड़ से नीचे जो होगा वो जो है आपका रिटेल फिक्स डिपॉजिट में आएगा। तो बल्क फिक्स डिपॉजिट में ये होता है कि थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट मिल जाता है रिटेल टर्म डिपॉजिट से। और अब जो 2 करोड़ रुपए तक की डिपॉजिट है, ठीक है, वो रिटेल फिक्स डिपॉजिट्स कहलाएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट? ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, राजप्रिय सिंह। देखिए राजप्रिय सिंह इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान है, वहीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं चंद्रशेखर पेमासनी एंड कमलेश पासवान। विच बैंक हैज एक्वायर्ड 6.125% स्टेक इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFSC? किस बैंक ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFSC में 6.125% हिस्सेदारी हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, बैंक ऑफ इंडिया। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इसने 6.125% स्टेक हाल ही में एक्वायर किए हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFSC में। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। आपको जाना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है LIC, इसने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है और अब 5% को भी क्रॉस कर गई है। इसकी जो शेयर्स हैं हाल ही में, हाँ पर जो परसेंटेज होल्डिंग है, हाल ही में 1.08 लाख शेयर्स इसने बाय किए हैं डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में। वेयर विल द MotoGP भारत इवेंट बी होस्टेड फ्रॉम 2025 अंटिल 2029? 2025 से 2029 तक MotoGP भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी नोएडा है। आपको जाना चाहिए उत्तर प्रदेश MotoGP इवेंट एनुअली होस्ट करने वाला है नोएडा में 2029 तक, और इसके लिए इन्होंने स्पेन का जो डोरना स्पोर्ट्स है और इंडिया के जो फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स है इनके साथ भी पार्टनरशिप की है। तो इवेंट की शुरुआत जनवरी 2025 से होगी, हालांकि होने वाली 2024 में थी, लेकिन वेदर कंसिडरेशन को देखते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत होगी, 2029 तक नोएडा में ही होगी। वेयर वॉज द स्मॉलेस्ट नोन ग्रेट एप स्पीसीज कॉल्ड बुरोनियस मैनफ्रेड्स डिस्कवर्ड? बोरोनियस मैनफ्रेड्स नामक सबसे छोटी ज्ञात वानर प्रजाति की खोज कहाँ की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, जर्मनी। आपको जानना चाहिए स्मॉलेस्ट नॉन ग्रेट एप को जर्मनी में डिस्कवर किया गया है और 11 मिलियन ईयर्स एगो का बताया जा रहा है। और आपको बता दें जो रिमेन्स पाए गए हैं, ठीक है, ऐसे ये नहीं कि जिंदा 11 मिलियन ईयर्स का जो है पाया गया है, बल्कि इसके रिमेन्स पाए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि 11 मिलियन ईयर्स एगो का है ये, ठीक है। और बेवेरिया एक जगह है यहाँ पर, क्ले पिट है, यहाँ पर क्ले पिट में पाया गया है, मिट्टी के गड्ढे में पाया गया है। कुछ इसके पार्शियल रेमनेंट्स भी हैं, जैसे 2 दांत हैं, 1 पैटेला है। और ये जो काफ़ी टाइनी क्रिएचर है और 10 kg का इसका लगभग वेट रहा होगा। और इस स्पीसीज़ का नाम है बोरोनियस मैनफ्रेड्स, ठीक है। ये एक एंशियंट होमिनिड है और जो हमारी एंसेस्टर फैमिली रहा जिससे ह्यूमंस हुए, गोरिल्लाज हुए, चिंपैंजीज हुए, उसी का ये पार्ट भी है। Who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of SBI Cap Ventures Limited? SBI Cap Ventures Limited के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्रेम प्रभाकर। एसबीआई के वेंचर्स लिमिटेड ने प्रेम प्रभाकर को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। इस अपॉइंटमेंट से पहले ये एसबीआई में जनरल मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। What is Infosys rank among the 100 most valuable brands in the world for the third consecutive year? लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में इन्फोसिस की रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 74th। आपको जानना चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस ये 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में लगातार तीसरी बार अपनी जगह बना पाई है और ये लिस्ट जारी की है जो मार्केटिंग डेटा एंड एनालिटिक्स बिजनेस कंपनी है कैंतार इसके द्वारा। तो इन्फोसिस 74th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में और 20th मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल B2B बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी ब्रांड है। आप जानते होंगे इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में राफेल नडाल और ईगा स्वियाटेक जैसे टेनिस प्लेयर्स भी हैं। एप्पल वर्ल्ड की फर्स्ट $1 ट्रिलियन ब्रांड है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया कंतार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट 2024 में। तो कौन है टॉप पर? एप्पल जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर गूगल आता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट आता है, फिर अमेजोन आता है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज साइंड एग्रीकल्चर पार्टनरशिप विद न्यूजीलैंड? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने न्यूजीलैंड के साथ कृषि साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। आपको जानना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है साझेदारी के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ। तो न्यूजीलैंड से ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल फार्म मैनेजमेंट और एडवांस डिजीज कंट्रोल मेजर्स विद इन द शिप सेक्टर प्राप्त किए जाएंगे जम्मू कश्मीर द्वारा। द ऑनगोइंग पार्टनरशिप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड न्यूजीलैंड प्रोमिसेस टू रीडिफाइन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द रीजन, ड्राइविंग इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर द लोकल शिप फार्मिंग कम्युनिटी। तो जो शिप फार्मिंग है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है पार्टनरशिप। Which country has decided to leave Collective Security Treaty Organization CSTO? किस देश ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन छोड़ने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है अर्मेनिया। देखिए अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशिनियान, इन्होंने अनाउंस किया है कि इनकी कंट्री कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO को लीव करेगी, इसको छोड़ेगी, इससे बाहर आएगी। और इन्होंने ये एक्यूज़ किया है कि जो ये CSTO में मेंबर स्टेट्स हैं इन्होंने अज़रबैजान की जो है तरफदारी की है। आपको बता दें, पहले तो ये जान लीजिए कि नैगोर्नो काराबाख रीजन ये काफ़ी टाइम से अर्मेनिया और अज़रबैजान के साथ एक डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है या रीजन डिस्प्यूट आप कह सकते हैं, ठीक है। और जो अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर इन्होंने कहा है कि इस डिस्प्यूट में अज़रबैजान के साथ रही हैं जो ये CSTO की कंट्रीज़ हैं। CSTO आपको बता दें एक रशियन डोमिनेटेड अलायंस है और जैसे नेटो है ना कि एक के ऊपर अगर आक्रमण हुआ तो समझा जाएगा कि सभी के ऊपर आक्रमण हुआ है, कलेक्टिव तरीके से हम उससे निपटेंगे, इसी तरह की ये अलायंस है। तो इसमें जो सिग्नेटरीज हैं वो हालांकि और कोई मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसका हेडक्वार्टर्स मॉस्को रशिया में है। 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स इसमें है, जैसे अर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया और ताजिकिस्तान है। तो अर्मेनिया कहना है कि जो ये सब कंट्रीज़ हैं ना, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, इन्होंने अजरबैजान का साथ दिया है, इसमें इसको फेवर किया है, तो हम इस ट्रीटी से बाहर हो रहे हैं। और आपको बता दें जो CSTO इसकी स्थापना साल 2002 में हुई थी। Who has become the first Indian rider to win a 3-star Grand Prix event? 3 स्टार ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय राइडर कौन बने हैं या बनी हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है श्रुति वोरा। देखिए इंडियन इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। श्रुति वोरा ये फर्स्ट इंडियन राइडर बनी है जिन्होंने 3-स्टार ग्रां प्री इवेंट जीता है। तो लिपिका स्लोवेनिया में एक CDI 3 इवेंट हुआ, वहाँ इन्होंने टॉप स्कोरर रही हैं। ये कोलकाता से आती है। विच कंपनी लॉन्च्ड लैब 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म? किस कंपनी ने लैब 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी विप्रो है। आपको जानना चाहिए विप्रो ने लैब 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें कि जनरेटिव AI मशीन लर्निंग की जो है को लेवरेज किया गया है और कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इसको यूज़ कर सकती हैं, उनके जो डेटा टास्क है उसको सिंप्लीफाई कर सकती हैं। आपको बता दें लैब 45 AI प्लेटफॉर्म SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल पर रन करता है और अलग अलग तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं इनको सपोर्ट भी करता है। तो इसमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देकर इमेज जनरेट कर सकते हैं
और इंडेक्स वगैरह को आप जो है उनसे डेटा वगैरह किसी तरह से कलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और किसी टिपिकल इन्फॉर्मेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कंटेंट को समराइज़ कर सकते हैं, जैसा कि चैट जीपीटी है। आपको बता दें, इससे पहले हमने देखा था कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है AI, इसका नाम है विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रहते हैं, मैच द फॉलोइंग में कभी कभी पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में। अंडर विच एक्ट वॉज Orient Pro पेमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ऑथराइज्ड टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? Orient Pro पेमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को किस अधिनियम के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, पेमेंट सेटलमेंट्स एक्ट 2007। आपको जाना चाहिए मुंबई बेस्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी Orient Pro पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि Orient Pro की सब्सिडरी है, इसे फाइनल ऑथराइजेशन मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकती है। और ये जो ऑथराइजेशन इसको दिया गया है, ये पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर दिया गया है। आपको बता दें, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर वे कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं, एक इंटरमीडिएट्स की तरह कार्य करके कस्टमर और मर्चेंट के बीच में। आरबीआई ने जो पेमेंट एग्रीगेटर को रेगुलेट करने से संबंधित गाइडलाइंस हैं या पेमेंट गेटवे से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं उनको मार्च 2020 में लॉन्च किया था। अब पेमेंट एग्रीगेटर किस तरह से पेमेंट गेटवे से डिफरेंट है ये हम जान लेते हैं। ये तो थ्योरी है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखिए, अब कोई मर्चेंट है, उसको पेमेंट लेनी है ग्राहकों से। अब ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक का भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता है, या फिर डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है, SBI का कर सकता है। तो अब मर्चेंट को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग बैंकों से साझेदारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को सरल कर देते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। तो अलग अलग बैंकों से आपके लिए पेमेंट की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, जब आप पे करते हैं मर्चेंट को तो उसके लिए ईजी हो जाता है, चाहे आप किसी भी बैंक अकाउंट से हो। ठीक है, और अगर कोई पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट करवा रहा है तो आपके लिए जो है इजी बन जाता है मर्चेंट के लिए। जैसे रेजर पे का आप देखते हैं, स्कैन करते हैं तो कोई सा भी बैंक हो तो जो मर्चेंट है वो पेमेंट एक्सेप्ट कर पाता है। तो ये सुविधा देता है पेमेंट एग्रीगेटर कि किसी भी तरह का बैंक हो, ठीक है, अलग अलग बैंकों से साझेदारी करने की जरूरत नहीं है, सबको एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया गया है और आप किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक डेबिट कार्ड से आप पेमेंट वगैरह ले सकते हैं। अब पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे होता है इस पूरी ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बना के रखता है। अब देखिए, आपने मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपना कार्ड नंबर डाला, CVV नंबर डाला, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को पेमेंट गेटवे आगे पहुंचाता है बैंक तक, ठीक है, सुरक्षित तरीके से। अब बैंक वेरीफाई करता है कि क्या आपके बैंक में पर्याप्त बैलेंस भी है या नहीं है, ठीक है, और आपका अकाउंट है भी कि नहीं है। और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्मेशन जब कंफर्म कर देता है, वापस पेमेंट गेटवे पर भेजता है और पेमेंट गेटवे उसको कंफर्म कर देती है और आप तक पहुंचती है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है और आपकी पेमेंट हो चुकी है। तो वो काम होता है पेमेंट गेटवे का। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं ये पेमेंट गेटवे का भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट गेटवे जो प्रोवाइड करा रही हैं जब तक उन्हें ऑथराइज ना किया जाए वो पेमेंट एग्रीगेटर का कार्य नहीं कर सकती। तो ये मेन डिफरेंस होता है पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेटेड? 15 जून। नेम द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया। विच ईयर वाज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? 2023। द यूएन हैज डेजिग्नेटेड 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। Which year was celebrated as International Year of Sustainable Mountain Development? Answer is 2022। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद इज द चीफ ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? When was the ASEAN-India Trade in Goods Agreement implemented? Who has become the youngest tribal woman to enter parliament from an unreserved seat in Karnataka since independence? Where was the 112th session of International Labour Conference of International Labour Organization was held? Which article of the Indian Constitution provides that there shall be a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं, साथ ही हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट कर लिया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल इस कोर्स पर 10% ऑफ चल रहा है समर सेल के तहत। कूपन कोड समर रहेगा। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है, जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको वहाँ पर दिखेगा और वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। जब आप चेकआउट करेंगे तो कूपन कोड लगा दीजिएगा समर और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप के जो रिव्यू हम लोग पढ़ सकते हैं। ये रिव्यू उन एस्पिरेंट्स द्वारा दिए गए हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, और जल्दी उनका सिलेक्शन भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप टेलीग्राम पर भी यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ आपके लिए लाते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।